नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 19 जनवरी 2023। आज हमने अपने इस लेक्चर सीरीज में 10 जनवरी से 17 जनवरी तक के एसएससी जीडी के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया है जो हमसे पिछले लेक्चर सीरीज में छूट गए थे, क्योंकि आप लोगों का पेपर ऑनलाइन हो रहा है और सभी क्वेश्चन एक साथ पाना बड़ा मुश्किल है। जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिलते जाते हैं उनको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाते हैं। आपको इन क्वेश्चन और इनका एक्सप्लेनेशन देखना है, आपको आगामी एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। इसकी पैतृक संस्था कौन सी है? तो इसकी पैतृक संस्था है गैट, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड ये इसकी पैतृक संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अर्थात 1948 में गैट की स्थापना हुई, लेकिन गैट का नाम बदलकर इसे प्रभावी संस्था के रूप में 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया और इसका नाम हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके कितने सदस्य हैं? तो इसके 164 सदस्य हो चुके हैं। 164वां सदस्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य है, 164th मेंबर है। अगला ऑप्शन है वर्ल्ड WHO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार, इसका ऊपर वाले का मतलब है विश्व व्यापार संगठन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसके प्रमुख कौन है इस समय? तो इसके प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ये इसके प्रमुख हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पूछा भी गया पेपर में कि WTO की इस समय प्रमुख कौन है, तो नाइजीरिया। पहली बार कोई महिला WTO का प्रमुख बनी है, वो नाइजीरिया से है। उनका नाम क्या है? नागोजी ओंकाजा इवेला। अगला ऑप्शन है आपका IMF। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 19 जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ जुलाई 1944 में। यहाँ पर 2 संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, IMF और विश्व बैंक। इसलिए IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहनें कहते हैं। लेकिन ये संस्थाएं दोनों प्रभावी होती है 1945 से, अस्तित्व में आती हैं 1944 में। और इसका IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वाशिंगटन DC में। अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य कौन सा है? इंडोरा है। और क्वेश्चन पूछा जाए इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। और पहली बार एक नया पद इसमें बनाया गया, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का है। तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे देश की गीता गोपीनाथ। तो ये भी याद रखना है। अगला ऑप्शन है UNO। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
और इसके कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ के 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और इसके 6 प्रमुख अंग हैं। अगला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक समूह। वर्ल्ड, ये कोई एक बैंक नहीं, ये 5 संस्थाओं का समूह है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं इसे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका गठन कब हुआ? 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका भी हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के डेविड मलपास। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक के हाल ही में मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इंदरजीत गिल, ये भारत के हैं, ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, इन्हें अच्छे से तैयार करना है। तो विश्व व्यापार, ये जो WTO है, इसका काम क्या है? तो दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ आयात निर्यात करते हैं, व्यापार करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करना WTO का काम है, अर्थात विश्व व्यापार को नियंत्रित करता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के संबंध में काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है WHO। IMF, ये क्या है? ये अल्पकालिक लोन देता है, विभिन्न देशों को अल्पकालिक लोन देता है। किस काम के लिए लोन देता है? ये भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए, अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ कुछ आयात करेगा या खरीदारी करेगा तो अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में वो डॉलर का प्रयोग करता है। जिन देशों के पास डॉलर नहीं होता है और उन्हें कोई सामान दूसरे देशों से आयात करना होता है, खरीदना होता है, तो वो IMF से अल्पकालिक लोन ले आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका गठन क्यों हुआ? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, अर्थात पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, अर्थात विश्व युद्ध जैसी घटनाएं न घटित हों, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध न करे। हालांकि अपनी प्रासंगिकता ये खो रहा है, क्योंकि कई देश आपस में, जैसे इस समय रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ इसे रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। तो इनकी भी कुछ सीमाएं हैं और कुछ समस्याएं हैं जिनका मिसयूज किया जाता है वीटो पावर कंट्री के द्वारा। और अगला ऑप्शन है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का काम क्या है? ये आधारभूत ढांचा के विकास के लिए दीर्घकालिक और मध्यमकालिक लोन देता है। IMF भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए अल्पकालिक लोन देता है और विश्व बैंक दीर्घकालिक लोन देता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा WTO। अगला क्वेश्चन है आपका, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो इसे 1526 कर लेते हैं। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये किसके किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी कौन है? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, अर्थात बाबर युद्ध जीत जाता है, इब्राहिम लोदी पराजित होता है। और इसी के साथ बाबर ने उत्तर भारत में मुगल वंश की स्थापना की, अर्थात उत्तर भारत में सत्ता पर काबिज हुआ बाबर। अगला ऑप्शन है 1527। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा या कनवाहा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। इसमें अंततः बाबर युद्ध जीत जाता है और राणा सांगा की पराजय होती है। बाबर इस युद्ध को धर्म युद्ध अर्थात जिहाद घोषित कर देता है और इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है, अर्थात एक ऐसा योद्धा जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा हो गाजी कहलाता है, अर्थात काफिरों के खिलाफ जो लड़े। काफिर क्या होता है? गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता है। 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध। और ये किसके किसके मध्य हुआ? तो ये बाबर के पुत्र हुमायूं, बाबर का पुत्र और उत्तराधिकारी हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। शेर शाह सूरी, ये सूरी वंश का शासक है शेर शाह सूरी। तो इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजय पाता है और हुमायूं को पराजित कर देता है चौसा के युद्ध में।
और इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है, शेरशाह सूरी यह युद्ध जीत जाता है। यह युद्ध 1539 में होता है। अगला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। आपके हुमायूं के मकबरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर को कहां से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरा दिल्ली से गिरफ्तार किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है और हुमायूं की पराजय होती है। हुमायूं इस युद्ध में केवल पराजित ही नहीं होते हैं, शेरशाह सूरी इन्हें भारत को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, अर्थात हुमायूं भारत छोड़ के ईरान चले जाते हैं। तो और फिर हुमायूं भारत में पुनः इंटर करेंगे 1555 ईस्वी में। और ये पुनः अर्थात ये जो शेरशाह सूरी है इसकी मृत्यु हो गई थी 1545 ईस्वी में। ये कालिंजर के अभियान पर गया था और एक तोप का गोला गिर जाता है जिसके कारण ये जलकर मर जाता है शेरशाह सूरी। तो इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी हैं ये उत्तर भारत में शासन करने लगते हैं। और ये जो हुमायूं है ये अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करता है। इसके अयोग्य वंशज जो थे, शेरशाह सूरी के अयोग्य वंशज आएंगे और वो सत्ता को नहीं संभाल पाएंगे। इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा हुमायूं और उत्तर भारत में पुनः अपनी सत्ता पर काबिज होगा 1555 ईस्वी में हुमायूं। और 1556 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी और यहीं पर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। तो चौसा के युद्ध के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यह ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चालक का मतलब क्या है? एक ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आसानी से गमन कर सके, और जिस पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें विद्युत का गमन उतना ही आसानी से होगा। पहला ऑप्शन है चांदी। चांदी के बारे में एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन सा है? तो चांदी। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक चांदी है। अगला क्वेश्चन है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। टंगस्टन। सबसे कठोर या मजबूत धातु, सबसे मजबूत या कठोर धातु, मजबूत या कठोर धातु टंगस्टन है। टंगस्टन के बारे में एक फैक्ट और पूछा जाता है, ये इतनी मजबूत और कठोर धातु है, इसलिए जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो अंदर का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है किस धातु का बनाया जाता है? तो टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 3 से 3,500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतने अधिक तापमान के कारण अन्य धातुएं गल सकती हैं, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है सोना। सोना के बारे में समझना है, यह सर्वाधिक, जितनी धातुएं इस समय ज्ञात हैं उन सभी धातुओं में सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु, आघातवर्धनी तथा तन्य धातु कौन सी है? सोना। आघातवर्धनी का मतलब जिस पर आघात करके बढ़ाया जा सके, अर्थात इसे पीट कर पतली चद्दर बनाई जा सकती है। तन्य का मतलब है जिसे खींचकर पतले तार बनाए जा सके, तो सोने को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसलिए सर्वाधिक तन्य और आघातवर्धनी धातु है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। और पिछली क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके तांबा के बारे में कि तांबा वायु में खुला रहने पर ये किस रंग की परत बना लेता है, अर्थात तांबे को वायु में खुला छोड़ देने पर ये अभिक्रिया करके एक हरे रंग की परत बना लेता है, तो वो कॉपर कार्बोनेट की परत होती है हरे रंग की। तो ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे ही चांदी है, ये वायु की सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है, काले रंग की परत होती है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो इसे समझ लेते हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश, प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। यह वंश कब से कब तक शासन करता है? तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व से 412
ईसा पूर्व तक, BC तक भारत में हर्यक वंश का शासन रहता है उत्तर भारत में। क्योंकि बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है अगत्तुर निकाय, उससे पता चलता है कि उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से एक था मगध, और मगध क्या करता है, इन अन्य जनपदों को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है मगध के रूप में। तो मगध के बारे में जब अध्ययन करने को मिलता है तो ये पता चलता है विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से कि मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, हर्यक वंश ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिंबिसार के हर्यक वंश के पतन के बाद मगध में किसका शासन आया, तो बिंबिसार के अर्थात हर्यक वंश के पतन के बाद शिशुनाग वंश का शासन आता है। तो शिशुनाग अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, और शिशुनाग वंश उत्तर भारत में 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक शासन करता है शिशुनाग वंश। ये कहां पर शासन करता है, मगध में। मगध उत्तर भारत का यूपी बिहार आदि का क्षेत्र जो है यहां पर। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है, और नंद वंश की स्थापना कौन करता है, महापदम नंद। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, घननंद, जिसे सत्ता छीन के उस पर काबिज हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो 344-45 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंशों का शासन रहता है मगध में। फिर इसके बाद मगध पर आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश का शासन शुरू होता है 322 ईसा पूर्व से। मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के नेतृत्व में। और 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक भारत में शासन रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और फिर इसके बाद शुंग वंश का शासन आता है, और शुंग वंश की स्थापना मगध में कौन करता है, शुंग वंश। यहां से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। तो हमने बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है एक क्रम से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इनका संस्थापक पूछा जा रहा है। तो शुंग वंश भारत में शासन करता है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद कण्व वंश आ जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये मगध में विभिन्न वंश हैं जो इन्होंने शासन किया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें शुंग वंश के बारे में पूछा गया है, तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और इसी के दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की और योग दर्शन की रचना की। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया CRR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, ये इसका फुल फॉर्म है CRR का। और ये होता क्या है, तो जितनी भी बैंकें हैं हमारे देश में, उन सभी बैंकों को, चाहे वो सरकारी बैंक हों या प्राइवेट बैंक हों या विदेशी बैंक हों या देसी बैंक हों, सभी बैंकों को उनके पास जो भी जमा आएगा, सभी बैंकों को जितना लोग पैसा जमा करते हैं, तो अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात, सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग, और ये निश्चित भाग निर्धारित कौन करता है, RBI। तो लगभग 4% के आसपास CRR RBI रखता है। तो सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, जितना पैसा उनके पास जमा हुआ है, एक निश्चित भाग RBI के पास जमा करना होता है कैश के रूप में। यही है CRR। एक और शब्दावली है SLR। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये SLR है। ये क्या होता है, तो सभी बैंकों को, हमारे देश की, अपने देश की सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, जितना उनके पास पैसा जमा होता है, अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग उन बैंकों को स्वयं अपने पास रखना होता है। यही है SLR। और ये किस रूप में रखना होता है, या तो गोल्ड अर्थात सोने के रूप में, या सरकार के जो बैंक, सरकार के जो बॉन्ड हैं, सिक्योरिटी हैं, उनके रूप में रखना होता है। तो सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग, ये भाग कौन निर्धारित करता है,
आरबीआई लगभग 18 से 20% के आसपास रहता है ये, और आरबीआई निर्धारित करता है इसे सभी बैंकों को अपने पास रखना होता है, अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग अपने पास रखना होता है। एक शब्दावली है रेपो रेट, इसे समझ लेते हैं। जितने भी हमारे देश में बैंकें हैं, यदि उन बैंकों को लोन की जरूरत होती है तो वो बैंकें किससे लोन लेंगी, तो बैंकें आरबीआई से लोन लेती हैं। तो बैंकें आरबीआई से लोन लेती हैं तो आरबीआई उन्हें लोन दे तो देता है, लेकिन इसके बदले में आरबीआई उन बैंकों से ब्याज लेता है। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है वही है रेपो रेट। अगला शब्द है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। रेपो रेट का क्या है, रिवर्स। अब कई बार क्या होता है, बैंकों के पास खूब पैसा आ गया और बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा करना चाहते हैं, तो जब बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा कर देंगे तो आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। तो यही है रिवर्स रेपो रेट। अर्थात जब बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा करते हैं तो आरबीआई उन्हें आरबीआई उनकी जमा को जिस ब्याज दर पर स्वीकार करता है वही है रेपो रेट, तो उन्हें ब्याज मिलता है। तो ये कुछ शब्दावली है सीआरआर के बारे में, आपके बारे में पूछा गया एग्जाम में, एसएलआर के बारे में या रेपो रेट के बारे में या रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसबीआई की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1935। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये स्थापना है और ये इसका राष्ट्रीयकरण है। आरबीआई का हेडक्वार्टर प्रारंभ में कोलकाता में था, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, अर्थात कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई। मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है, आरबीआई। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीतियां बनाई जाती हैं और मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, आरबीआई होता है। हमारे देश में बैंकों का बैंक कौन कहलाता है, आरबीआई। सरकार का बैंक कौन है, आरबीआई। तो ये चीजें आरबीआई के बारे में ध्यान रखना है। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। ये पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में, अर्थात 2021 वाले में पूछा गया था इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1955 में। और 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसका नाम क्या रख दिया गया, एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। अर्थात एसबीआई क्या है, ये इंपीरियल बैंक का ही नया नाम क्या है, एसबीआई। अर्थात इंपीरियल बैंक का 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया एसबीआई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, एसबीआई का, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक कौन सा है, एसबीआई है। और भारत में सबसे पहले अपना तैरता हुआ एटीएम किसने स्थापित किया, एसबीआई ने। कहां पर, जम्मू कश्मीर के डल झील में स्थापित किया है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, दिनेश खारा। इसके चेयरमैन है दिनेश खारा। और अगला ऑप्शन है 1975। तो 2 अक्टूबर 1975 को हमारे देश में, अपने देश में पहली ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। पहली ग्रामीण बैंक स्थापित हुई, इसका नाम क्या था, प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक सबसे पहले यही स्थापित हुई, इसीलिए इसका नाम प्रथमा बैंक रखा गया। और ये कहाँ स्थापित की, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। 2 अक्टूबर 1975 को पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुई अपने देश में। तो इसमें एसबीआई के बारे में पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, विनियोग विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो विनियोग विधेयक के बारे में पूछा गया आपके एग्जाम में, तो समझ लेते हैं। आर्टिकल 114, इसमें विनियोग विधेयक का उल्लेख है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक क्या होता है, तो भारत सरकार की जितनी कमाई है वो संचित निधि में जमा होती है। संचित निधि, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 266 में है। भारत सरकार का जो भी पैसा है वो संचित निधि में जमा होता है। और संचित निधि कैसी निधि है, संवैधानिक, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 266 में है। इस पर नियंत्रण किसका होता है, संसद का नियंत्रण होता है। अगर इससे सरकार को पैसा निकालना है तो संसद से परमिशन लेनी होगी। अर्थात कैसे परमिशन लेनी होगी, एक विधेयक रखना होगा कि हम संचित निधि से पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि संसद में
सत्ता दल और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं, दोनों के सदस्य होते हैं, और सरकार में केवल सत्ता दल के सांसद होते हैं। तो इसलिए दोनों की भूमिका सुनिश्चित हो सके पैसा खर्च करने के मामले में, क्योंकि ये देश का पैसा है। इसमें पैसा आता कहाँ से? विभिन्न प्रकार के टैक्स, सरकार जो टैक्स लेती है वो पैसा संचित निधि में आता है। जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनकी जो इनकम है वो भी संचित निधि में, सरकार जो लोन लेके आती है वो भी संचित निधि में, सरकार को जो ब्याज मिलता है वो भी संचित निधि में जमा हो जाता है, और इस पर कंट्रोल होता है संसद का। सरकार को अगर पैसा निकालना है संचित निधि से विभिन्न प्रकार की योजनाओं में खर्च करने के लिए, तो पहले संसद में विनियोग विधेयक रखना होगा। जब ये विधेयक पारित हो जाएगा तो इसका मतलब संसद ने परमिशन दे दी, अब सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। तो 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। 112 में क्या है? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है, अर्थात सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है? बजट। सरकार की एक वित्त वर्ष में खर्च कितना होगा, सरकार का एक वित्त वर्ष में आय कितनी होगी, इन्हीं का जो लेखा जोखा होता है वो बजट कहलाता है। और बजट का उल्लेख हमारे संविधान में इस शब्दावली का उल्लेख कहीं नहीं है। इसे क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। और किस आर्टिकल में? 112 में कहा गया है। आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन के बारे में बताया गया, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में एक चीज हमें याद रखनी होगी कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये आहूत कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, आहूत मतलब बुलाना। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? अर्थात जो संसद होती है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इनके सत्र चलते हैं। लोकसभा का जब सत्र चलेगा तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेंगे और विधेयक को पारित करेंगे। राज्यसभा का जब सत्र चलेगा तो राज्यसभा के सांसद कार्यवाहियों में भाग लेंगे और विधेयक पारित करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई विधेयक एक सदन से तो पारित हो जाता है, दूसरा सदन उसे पारित नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 6 महीने का जब टाइम बीत जाता है तो ये गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जब किसी विधेयक को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाए, विधेयक रखा गया है सदन में लेकिन उस संबंध में एक सदन तो काम कर चुका है, दूसरा सदन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से कहता है कि लगभग 6 महीने का टाइम बीत गया है और इस विधेयक पर यह सदन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों के एक साथ संयुक्त सत्र को बुलाते हैं और वो सत्र राष्ट्रपति बुला देते हैं। और उस सत्र में क्या होगा? वही विधेयक जो गतिरोध की स्थिति में उलझा हुआ था उसी पर चर्चा होगी और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर इसमें वोटिंग करेंगे और दोनों का मिला जुला के जो बहुमत होगा उसी के आधार पर ये विधेयक पारित होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। आर्टिकल 118 में क्या है? तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 118 क्लाज 4 में। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर बोलते हैं, वो करता है। अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। आर्टिकल 109 में क्या है? 109 में ये बताया गया है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक के बारे में बताया गया है। धन विधेयक को जैसे कोई भी विधेयक होता है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसे सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। ये बात कहाँ बताएगी? 109 में। आर्टिकल 109 में कहा गया है धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। तो धन विधेयक को पहले कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को। ऐसे ही आर्टिकल 110 है, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित अर्थात धन विधेयक क्या होगा उसके बारे में बताया गया। अर्थात धन विधेयक, सरकार यदि कोई कर लगाना चाहती है, टैक्स लगाना चाहती है या टैक्स में छूट देना चाहती है, तो इससे संबंधित जो विधेयक होते हैं उन्हें धन विधेयक कहते हैं। कोई विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेगा? अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो ये चीज भी याद रखनी होगी, पेपर में पूछी जाती है। तो विनियोग विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 114 में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो पहला ऑप्शन है
1992, इसको समझ लेते हैं। तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पुरुष आयोग कब गठित हुआ, तो पुरुष आयोग नहीं है हमारे देश में। तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। तो यह कैसी संस्था है? कार्यकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था है या कानूनी संस्था है? कानूनी संस्था, सांविधिक जिसे बोलते हैं। तो इसके लिए कानून कब बनाया गया? 1990 के अधिनियम के तहत। 1990 में संसद ने अधिनियम पारित किया, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। इसके तहत इस आयोग का गठन कब किया गया? 1992 में। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है। इसलिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं पूछा कि जयंती पटनायक का निधन हो गया किस आयोग से संबंधित है, लेकिन उसी की स्टैटिक जानकारी पूछ ली गई। तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है, रेखा शर्मा। 1993, इसे याद रखना है, 1993 में एक अधिनियम पारित किया गया और उसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष अरुण मिश्रा है। अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। और 1993 में ही क्या हुआ? 1990 में एक अधिनियम पारित किया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के संबंध में, और 1993 में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। अर्थात इन आयोगों को, जिन आयोगों को कानून बना के संसद गठित कर रही है, संवैधानिक आयोग नहीं है, ये सांविधिक आयोग है। अर्थात कानून बनाकर इनका गठन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, महिला आयोग ये भी संवैधानिक आयोग नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कौन सा आयोग संवैधानिक है या सांविधिक है या संविधानेतर है या कार्यकारी है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1990 के अधिनियम के तहत 1993 में हुआ। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका 1964। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब हुई? 1964 में। और किस समिति की सिफारिश पर? कई बार यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई सिप्पे में पूछा गया था। तो संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वर्तमान में आयुक्त कौन है? तो सुरेश पटेल। सुरेश पटेल आयुक्त हैं वर्तमान में। यहां पर 1915 लिख गया है, इसे 2015 लिख लें। 1975 को 2015। इस दौरान क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग, नीति 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर यह स्थापित हुआ? योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ये भी पूछा गया। वर्तमान में इसके CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर, ये भी पूछा गया है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, नीति आयोग से भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ ना बदले, कोई नया पदार्थ ना बने, तो भौतिक परिवर्तन है। अर्थात जैसे कि जल का भाप में बदलना, जल को भाप में बदला जाता है, जल भाप जलवाष्प में बदल हो गई, जल भाप में बदल गई। अब इस भाप को पुनः जल में बदला जा सकता है,
तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। तो जब उसे पुनः पुरानी अवस्था में लाया जा सके तो ये भौतिक परिवर्तन, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया जल का भाप में बदलना, भाप को पुनः जल में बदला जा सकता है। पानी का बर्फ में बदलना, पानी अगर बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ को पुनः पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या, कैसे परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे मूल पदार्थ में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे खाना पकना, खाना जब पक जाता है, कच्चा खाना जब पक जाता है तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि पके हुए खाने को पुनः कच्चा नहीं किया जा सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जल चुकी है तो जली हुई मोमबत्ती को पुनः उसके वास्तविक रूप में नहीं लाया जा सकता, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कागज जब जल जाता है तो उसे पुनः मूल रूप में नहीं लाया जा सकता, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया, अब दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो समझ गए होंगे, रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको समझ लेते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें जो सबसे पहला है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता और महिला एकल का खिताब किसने जीता, यही फैक्ट सामान्यतया पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। ये कहां से है? स्पेन से। महिला एकल का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने। एशले बार्टी, ये कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा ग्रैंड स्लैम है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2022, इसमें भी पुरुष और महिला, पुरुष एकल का खिताब इसमें किसने जीता? राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल ने दूसरा खिताब जीत लिया 2022 में पुरुष एकल का। ये कहां से है? स्पेन से। एशले और महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वेटेक ने। ईगा स्वेटेक ने महिला एकल का खिताब जीता। ये कहां से है? पोलैंड से। तीसरा ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन। ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, इन्हें याद रखना है। पुरुष एकल का खिताब और महिला एकल का खिताब। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविच। ये कहां से है? सर्बिया से। किस देश से? सर्बिया से। महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलिना रिबाकिना। ये कहां से है? कजाकिस्तान से। अब चौथा और अंतिम जो ग्रैंड स्लैम है वो है यूएस ओपन। ये सभी टेनिस से संबंधित हैं 2022। तो ये चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम है, पुरुष एकल और महिला एकल। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वेटेक ने दोबारा फिर जीता। ईगा स्वेटेक ने ये खिताब। ईगा स्वेटेक ये कहां से है? पोलैंड से। और कार्लोस अलकराज ये कहां से? स्पेन से। कार्लोस अलकराज स्पेन से हैं, ईगा स्वेटेक पोलैंड से हैं। एलिना रिवाकिना ये कजाकिस्तान से। नोवाक जोकोविक सर्बिया से। ईगा स्वेटेक पोलैंड से है। राफेल नडाल ये स्पेन से हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो चारों ग्रैंड स्लैम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं इनसे और आगे भी पूछे जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमें जितने क्वेश्चन मिले थे उनको हमने विथ एक्सप्लेन कंप्लीट कर लिया है और धन्यवाद।